उसमें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कौन कौन था, VF5, CrF6 एंड TiX4, यही था, हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या मैग्नीज +7 इन सिंपल हैलाइड में शो करता है, हाँ या ना, मैग्नीज +7? नो। अगर करता भी है तो MnO3F के फॉर्म में। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद गौर से सुनिए अच्छे से कि मैंने आपको ये बताया कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, दोनों का काम है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ट्रांजिशन मेटल शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आई कैन रिपीट अगेन के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज ऑक्सीजन भी करता है, फ्लोरीन भी करता है। ऑक्सीजन ज्यादा करता बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन आपसे बोर्ड लेवल पर पूछेगा या आपसे ये पूछेगा, ये बताइए फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों स्टेबलाइज करता है? आपने ये पढ़ा कि फ्लोरीन के कंपाउंड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्योंकि भाई फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉलर साइज है। हम ये कह रहे हैं कि स्टेबलाइज क्यों करता है, तो उसका गौर से सुने। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन to stabilize the higher oxidation state। क्यों? is due to गौर से सुनिएगा, हायर लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी। अब सुनिए, केमिस्ट्री में ये बात हमेशा याद रखिए, सुनिए अच्छे से। लैटिस एनर्जी का वर्ड जब भी केमिस्ट्री में आए तो समझ जाइए आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। फिर से बोलिए, लैटिस एनर्जी की बात हो तो क्या समझिएगा आप? आयनिक। वेरी गुड। और जहां बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात हो तो वहां समझ जाइए कि कोवैलेंट है, दोनों एक ही है। लैटिस एनर्जी भी यही कहते हैं, ब्रेक करना, सॉलिड को ब्रेक करना। आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी की बात नहीं होती क्योंकि वहां बॉन्ड बनता ही नहीं है, वहां कीटाइन एनायन के बीच में इंटरेक्शन है। ये भी केमिस्ट्री में याद रखिए, सब टर्म सब याद रखिए आप। लैटिस एनर्जी जहां पर वर्ड हो तो कहिए आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। तो अगर आपको बोर्ड लेवल में या ऑब्जेक्टिव टाइप में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ दे why fluorine stabilize the higher oxidation state, स्मॉलर साइज है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी रीजन है। लेकिन उसकी वजह से क्या है, स्मॉलर साइज और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या है, तो भाई लैटिस एनर्जी, या तो लैटिस एनर्जी हायर है, और लैटिस एनर्जी हायर का मतलब आयनिक बॉन्ड है। तो क्यों लैटिस एनर्जी हायर है? स्मॉलर साइज है, इसका स्मॉलर साइज होता है क्लोराइड आयन। किसमें? तो याद रख लो, इनके उसका एग्जांपल इन केस ऑफ सीओ, कल पढ़े थे ना, COF3 आयनिक है, COF3 आयनिक है। कोई कहेगा क्यों स्टेबलाइज करेगा, तो पहला रीजन या ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी, कोई एग्जांपल दो। COF3 मतलब COF3 आयनिक है, और या नहीं तो स्टेबलाइज करने की दूसरी वजह
हायर बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी बोले तो कौन सा कंपाउंड होगा? आयनिक की कोवेलेंट? जल्दी बोलो सारे लोग। कोवेलेंट कंपाउंड। यस, हायर बॉन्ड एंथैल्पी। कैसे? तो इन केस ऑफ VF5 5 बॉन्ड बना, ज्यादा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी। CrF6 ज्यादा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी। है ये भी वही है स्मॉलर साइज की वजह से। तो कोई भी पूछे फ्लोरीन स्टेबलाइज हायर को क्यों करता है, दो रीजन, हायर लैटिस एनर्जी या हायर बॉन्ड एंथैल्पी। क्यों? सब दोनों का रीजन है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लोरीन। जो मैं स्मॉलर साइज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे ये भी लिखना है, लेकिन उससे अच्छा वर्ड ये है, याद रखिए आप कि क्यों, जैसे वहां हुआ ना ऑक्सीजन क्यों स्टेबलाइज, वो भी तो स्मॉलर साइज है, लेकिन वहां मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ability of fluorine to stabilize the higher oxidation state is due to the higher lattice energy। और मैं यहां पर ना लिखते हुए एक साथ में लिखूंगा लैटिस एनर्जी, हाँ, इन केस ऑफ CF3 एंड हायर बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ VF5 CR5। और दोनों का रीजन क्या है? विच आर ड्यू टू स्मॉलर साइज। ये हायर बॉन्ड एंथैल्पी हायर लैटिस एनर्जी क्यों है? तो विच आर, दोनों का रीजन है विच आर ड्यू टू, अरे बोलना ड्यू टू, बोलो बोलो, वेरी, यस, वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। तो बताओ केमिस्ट्री में लैटिस एनर्जी की बात होगी तो तुम क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड। अरे सारे लोग बोलो रे, लैटिस एनर्जी बॉन्ड की बात होगी तो क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड। हाँ, और आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल हाइलाइट ऑफ ग्रुप 50, हाइलाइट ऑफ डी ब्लॉक में कौन है? COH3। हाँ, फ्लोरीन के हाइलाइट होते हैं, जो मुझसे ड्रॉपर में बैठ पढ़ चुके हैं वो उसमें मैं तो लिखा ही दिया था कि फ्लोराइड आयन चाहे एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, सॉरी नहीं सॉरी, ग्रुप फर्स्ट हो, ग्रुप सेकंड हो, एल हो, सब आयनिक होता है एक्सेप्ट BF2 को छोड़कर, क्योंकि ये तो इसमें बनाना बैक बॉन्डिंग हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल है COF3। और हायर बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ BF5 CR5, ये हायर है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा है, which are due to very smaller size। तो कोई भी पूछे फ्लोरीन को ऑक्सीजन क्यों स्टेबलाइज किया, तो वहां मल्टीपल बॉन्ड का कंसेप्ट है, ऑक्सो एनायन लिखवाया था। फ्लोरीन क्यों स्टेबलाइज करेगा, तो हायर लैटिस एनर्जी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी which are due to the smaller size। Did you understand? Did you understand everyone? जल्दी बोलो everyone। Yes, sir. बोलो yes। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Did you understand everyone? Yes, sir. अब आइए, कल वाला टेबल सबने एक दफा देखा कि नहीं? अरे बोलिए। Yes, sir. अब सुने, ये लाइन मैंने कल बताया था कि TiX2 में X फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, याद आया सबको? अरे यार गलत बात है, Yes, बोल ही sir. नहीं रहे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बताया था CuX2 में X आयोडीन नहीं होना चाहिए, याद है सबको? Yes, sir. हाँ, ये वाला पॉइंट गौर से सुनो, तुमसे पूछेगा इस पर तो जितना स्टार बॉन्ड बनाओ खुद कम है, आपसे पूछेगा CuI2 इज नॉट स्टेबल, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट स्टेबल, या कहीं पर लिख देगा। कम से कम ये पॉइंट तो सबको याद हो, नॉट नोन। क्योंकि देखो Cu जब I- से कंबाइन करेगा तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। देखो तो उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ध्यान दो, Cu+2 जैसे I- से कंबाइन करना चाहा तो ये बिहारी क्या करेगा, CuI2 बना लेगा और सॉरी हाँ, Cu2I2 बना लेगा और आयोडाइड माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। होना था CuI2 बनना, Cu+2I से Cu2I, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो CuI
कल बताया था CuI पॉसिबल है, CuI2 पॉसिबल नहीं है। इस पर खास ध्यान इसलिए देना है कि एनसीईआरटी में ये रिएक्शन लिखा हुआ है, जाके डी ब्लॉक में पढ़ लेना। एक तो खास बात ये कि ये देकर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। समझ में बात आ रही है? तो CuI2 क्यों नहीं पॉसिबल है? तो आप कहेंगे बिकॉज Cu+2 ऑक्सीडाइजेस, I- के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये I2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बस CO2 ऑक्सीजन I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद ये रिएक्शन भी याद रखना है, 4I और 2Cu। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि CuI पॉसिबल है, CuI2 पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बता दो सारे लोग। हाँ Yes, sir. तो हाइलाइट के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा एक बात और है, कल अच्छा याद करो, पिछले क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक अच्छा लेक्चर दिया था कि पी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप में स्टेबल होता है, लोअर में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता है। ये तो आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया था। डी ब्लॉक में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बॉटम में स्टेबल होता है। याद आया सबको? अरे बोलो याद आया? लिखवाया था ना Yes, आपको? sir. दोबारा मैं बता देता हूँ, डी ब्लॉक वाले पीरियड में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम क्या होती है, जल्दी बताओ? बढ़ती। याद है? WF3 मैंने बता, WO3 ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू Cr2O7 माइनस। याद आया कुछ? याद आया कुछ? जल्दी बताओ ना यार, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो एग्जामिनर आपको देगा, गौर से सुनो, VF5 है और आपके पास फ्लोरीन के साथ जो पॉसिबिलिटीज है COF3 है, कहीं पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन जहां जहां पॉसिबल है, जैसे VX2 है तो VX2 में VF2 भी आएगा। इसका उल्टा हो जाएगा कि फ्लोरीन जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होता है। फ्लोरीन क्योंकि फ्लोरीन की हैज एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोअर को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। अरे बोलो ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन, है बोलो ना यार, Yes, कुछ तो sir. बोलो। Yes, हाँ, sir. उल्टा हो जाएगा ना। अरे लोअर को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर, लोअर को स्टेबलाइज। अरे यार तुम लोग समझ नहीं पाते हो मेरी बात। यहाँ देखो ये लाइन, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन इज लेस स्टेबल होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, ये लाइन भी लिख लो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन, ये सब कहानी डी ब्लॉक में याद रखना मेरे भाई, इज लेस स्टेबल, या इसको इनस्टेबिलिटी भी कहते हैं। इनस्टेबिलिटी का मतलब ही होता है लेस स्टेबल। समझा? इसका रीजन लिखना चाहो तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। लोअर में इसलिए नहीं होता है कि चूंकि फ्लोरीन, तुम पी ब्लॉक में 17 में पढ़ चुके कि फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोलो, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पढ़े हो? अब बताओ, ये पढ़े ही नहीं। हाँ, वो बिहारी क्या करता है कि हेंस वो लोअर फ्लोराइड आयन को, लोअर फ्लोराइड में क्यों लेस स्टेबल है, जैसे लोअर फ्लोराइड में बनेगा कोई चीज तो लोअर फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देता है हाइयर में, लोअर फ्लोराइड ऑक्सीडाइज टू हाइयर, इसलिए ये लेस स्टेबल होता है, जल्दी से हाइयर में जाने की कोशिश करता है। सुना? तो इतना तो रीजन नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें मैंने ये पूरा हाईलाइट पर PhD करा दिया। समझ में बात आ रही है? बोलो हाँ या ना। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर, हेंस लोअर फ्लोराइड ऑक्सीडाइज टू हाइयर। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. चलो,
2 मिनट अगेन हम हाईलाइट का रिवीजन करा रहे हैं, सारे लोग और से सुनो। हाईलाइट सारे लोग सुन रहे हो, अच्छे से सुनो, सारे लोग रिवीजन करो। सबसे पहले सब लोग हाईलाइट का टेबल खोलो, तो हाईलाइट का टेबल खोलिए सामने। मरियम और तहरीम दोनों खोली हुई हैं। अरे बोलें जल्दी से। यस सर। हाँ, पहली बात सारे लोग मिलकर बताइए, 3D सीरीज की बात हो रही है। 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट shown by D block element with simple halide is which option? बताओ which option? Maximum oxidation state shown by 3D series in simple halide is? +6। अरे सारे लोग एक ही आवाज क्यों आ रही? सारे लोग मिल के बोलो ना यार, जल्दी बोलो। टेबल में देखो +6 ही है कि नहीं? +6, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. और स्कैंडियम कोई सिंपल हाइलाइट नहीं बनाएगा, सब में देख लो। टीआई का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बस इस तरह याद रखो, अपने से बनाओ। TiX4, TiX3, TiX2, बस ये याद रखो। यहाँ एक्स फ्लोरीन नहीं है क्योंकि भाई ये लेस स्टेबल है, पॉसिबल नहीं है बहुत ज्यादा। ये हो गया। उसी तरह तुम अपने से बनाओ। वेनाडियम का +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है। अपने से रफ पेपर चेक करो। VX2 लिखो, पहले इस तरह लिख लो, VX3 है, समझा कि नहीं? VX4 है, बस 5 में F5 भी होगा। बस यहाँ पर बस याद रखना है कि एक्स आयोडीन नहीं, इस तरह याद रखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। बोलो 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 बोलो। यस सर। क्रोमियम का +2, +3, +4 रफ में ऐसे लिखो, कोई रट के नहीं पढ़ो। CrX2 करो, समझा? CrX3 करो, CrX4 करो, बस। CR5 में CrF5 बनाएगा, यहाँ CrF6 बनाएगा, इसमें कोई लोचा नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो बोलो बोलो, आया समझ में हाँ या ना? यस सर। मैग्नीज का मैक्सिमम +7 होता है। क्या मैग्नीज का +7 सिंपल हाइलाइट में होता है? सारे लोग बताइए। नो सर। हाँ, अगर होता भी है मैग्नीज का तो किस में होता है? MnO3n। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आया समझ में? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैग्नीज का अगर पॉसिबल है तो MnF4 पॉसिबल है, MnF3 पॉसिबल है, MnX2 पॉसिबल है। बस मैग्नीज तक खत्म। बाकी तो आयरन का तुम्हारे पास रटा हुआ है, FeX2। मैग्नीज तक, मैग्नीज में भी मैग्नीज तक तुम बस याद करो, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक बस। बाकी तुम्हें तो कभी डाउट ही नहीं रहेगा। Fe तुम नहीं पढ़े हो कि FeCl3, FeX3 बनेगा और FeX2 बनेगा, जुबानी याद। बस यहाँ पर याद रखो एक्स आयोडीन नहीं होगा। कोबाल्ट का तो तुम बस याद रखो +2 +3 होता है। किसका बल रहा है तो बंद करो यार। कोबाल्ट का COF3 होता है और COX2 होता है, बस। निकिल का केवल एक होता है, NiX2 होता है। कॉपर का तो तुम पहले पढ़ चुके हो कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक, CuX। लेकिन यहाँ पर याद रखना है एक्स आयोडीन नहीं, इसको NCERT ने खुद लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why CuI2 is not possible? Because Cu+2 आयोडाइड आयन को आयोडाइड में नहीं रखने देगा, वो I2 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। और यार कैसे याद रखना है, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, ऐसे याद रखना है, कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है। बाकी पॉइंट तो मैं बहुत जबरदस्त अंदाज में आपको लिखा ही दिया हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इसी से रिलेटेड। ये तो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसका एक टॉपिक मैंने पी ब्लॉक में पढ़ा चुका हूँ। टॉपिक डालो ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक। ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक क्या याद रखना है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक क्या बोलना है? जल्दी बोलो ना यार। Side of ऑक्साइड ऑफ डी। हाँ, जैसे हम लोग ग्रुप 15 16 सब में पढ़ते थे उसी तरह। तो ये तो बहुत आसान है। अब इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट गुफ्तगू क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा, गौर से सुनो। इसमें भी कैसे याद रखोगे, गौर से सुनो। सब टेबल। अच्छा, तुम लोग NCERT कल खोले थे? हाईलाइट का टेबल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? बोलो, कोई खोला था बुक? जल्दी बोलो, कोई Yes, गवाह? sir. यस यस यस। अब देखो सारे लोग, अब ध्यान दो कि ट्रांजिशन मेटल जो होता है ना, बहुत सारा ऑक्साइड बनाता है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कल डी ब्लॉक की लास्ट क्लास होगी, बोर्ड लेवल, बोर्ड जिसमें 12th वालों के लिए। कल के बाद वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि मैं उनको मैसेज ना करूं, जो सिर्फ 12th का पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट रिड्यूस है, वो कल तक खत्म हो जाएगा। जो नीट वालों को पूरा पढ़ाया जाएगा।
लेकिन जो आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ है अभी बोर्ड लेवल पर है तो बोर्ड ही पर तैयारी करें, क्योंकि इतना भी नहीं पढ़ पाएंगे वो। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स सुना सारे लोग, मेरी बातें समझ में आई? अच्छा, कल तो आना ही है, कल तो लास्ट है, मंडे से मैं उस वक्त नहीं आएंगे जब तक कि मैं मैसेज ना करूं 12th बोर्ड वाले को, ड्रॉपर को तो आपको शाम में आना ही है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, कोई डाउट तो नहीं हुआ मेरे लैंग्वेज में? नो सर। चलिए आप सुनो, डिफरेंट टाइप्स, इसको कैसे याद करोगे? बहुत आसान है, बस एक ही फंडा से याद करो। आगे बढ़ो, जल्दी बताओ सारे लोग, लिख लिया? यस Yes, सर। sir. बताओ स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3. +3। तो ये एक ही ऑक्साइड बनाएगा, Sc2O3, कोई रट के नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बताओ टाइटेनियम का क्या क्या होता है? +2 +3 +4, यही होता है? अरे बोलो। Yes, sir. तो +2 हो गया TiO, +3 हो गया Ti2O3, +4 हो गया TiO2, कोई रटना नहीं है। इस पर क्वेश्चन क्या होगा? मैं पढ़ा चुका हूं, अब पढ़ो, पूछेगा बेसिक है कि एसिडिक है, क्या है। ग्रुप 5 पी ब्लॉक का वो लम्हा याद है कि ऑक्साइड कौन एसिडिक होता है, कौन एम्फोटेरिक होता है, कौन बेसिक होता है? याद आया? मेटल ऑक्साइड बेसिक भी है, मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी है, मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी है। और आपको ट्रिक्स याद रखना है, तो मैंने बताया था, जनाब अली सुना करे, वो सब लिखाया था। मेटल +4 में एम्फोटेरिक है, जब भी कमांड करना है तो उसका बेस्ट एग्जांपल है डी ब्लॉक में बहुत सारे ऑक्साइड हैं जो बेसिक भी हैं, एम्फोटेरिक भी हैं और एसिडिक भी हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? याद आया बोलामा? ये सब पढ़ा चुका हूँ, यस हाँ ये सर। सब पढ़ा चुका हूँ, कोई दोबारा नहीं है। जिसको ना आता है वो अपना देख लें। V का +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है। तो देखो VO, V2O3, VO2, V2O5, कोई रटना नहीं है। Cr का +2 +3 +4 +5 +6, तो इसमें तो 4 ही बनेगा, CrO, Cr2O3, CrO2, CrO3। यही पूछ देगा 4 ऑक्साइड में नेचर बताओ। तो क्रोमियम में देखो +2 है तो ये बेसिक है, +3 है तो एम्फोटेरिक है, +4 है तो एम्फोटेरिक है, +6 है तो एसिडिक है। अरे याद आया, याद आया? क्रोमियम एम्फोटेरिक तो था ना? अरे जनाबे अली सुना करे, Yes, सुना करे sir. क्रोमियम का +3, मेटल +4, ये सब मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ये नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड लेवल भी नहीं कर पाओगे। पूछ देगा विच ऑफ द ऑक्साइड आर एसिडिक, विच ऑफ द ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, विच ऑफ द ऑक्साइड आर एसिडिक। ये सब है, सब है। मैग्नीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7, MnO है, MnO है, तो इसमें MnO2O3 है, ओके, MnO2 है, Mn2O7 तो अभी पढ़े ही। मिक्स्ड Mn3O4, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। ये मिक्स्ड, इसको मैं इस पर डबल लाइन लगा देता हूँ, इसको कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? Next बोलो oxide. बोलो बोलो, मिक्स्ड ऑक्साइड। या MnO और Mn2O3 का कॉम्बिनेशन है। आयरन का तो तुम्हें रटा हुआ FeO, Fe2O3 और Fe3O4, और ये यहाँ पर मिक्स्ड है। अरे बोलो, कुछ तो गवाही दो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. आगे बढ़ें। इसमें भी बस वही ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको याद है, हाँ इसको याद नहीं रखना है, ये सब पूछेगा नहीं कौन कौन, लेकिन हो सकता है पूछ विच ऑफ द ऑक्साइड और VO नहीं पॉसिबल है। ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के रेंज में होनी चाहिए, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, इसलिए ये सब आपको है, इसलिए लिखा दिया जा रहा है। ऊपर ऊपर पढ़ने से लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, कोबाल्ट का तो 2 ही है, COO है और CO3O4 है, ये भी मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड में 3 नाम याद रख लो, Mn3O4, CO3O4। निकिल का तो एक ही, निकिल का 2 होता है, Ni2O3 भी होता है, मालूम ही है। कॉपर का तो 2 होता है, CuO, Cu2O। जिंक का तो एक ही है, ZnO। ये भी एम्फोटेरिक ही है, ये भी एम्फोटेरिक ही है। आगे बढ़ें, जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन ऑक्साइड एसिडिक है,
कौन ऑक्साइड बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है, पी ब्लॉक का लेक्चर देख लें। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। रिमार्क्स में ऐसे ही मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हो सकता है आपसे पूछा। पहला पॉइंट लिख लो, सब लोग जानते ही हैं। ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और से लिखें, ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो होता है इन लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर का मतलब हुआ +2 +3 इन या +4 भी, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इज जनरली बेसिक होता है। पढ़ चुके हैं, मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, +2 +3 +4 में कुछ एम्फोटेरिक को छोड़कर। उसका रीजन यही होता है कि बिकॉज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है, कम होता है। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और जब कम है तो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो बेसिक होता है। तो रीजन भी बता दिया, कौन कौन है वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। पूछेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बेसिक एम्फोटेरिक, तो जनरली बेसिक होता है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल in higher oxidation state is acidic. बस उसका उल्टा, Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। जब चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और जो गेन इलेक्ट्रॉन होता है वो एसिडिक होता है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अब 2 प्रॉपर्टी जल्दी से पढ़ा देता हूँ, छोटा छोटा है, अब ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्लास तक तो आपका पूरा, उसके बाद मंडे तक एक आध क्लास और होंगी, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें एम्फोटेरिक वगैरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डालिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए, जैसे कल मैंने बताया था ना कि ट्रांजिशन मेटल हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एन एलॉय, ये भी बताया था ट्रांजिशन मेटल है मैक्सिमम टेंडेंसी टू, similarly transition have maximum tendency to form interstitial compound. इंटरस्टिशियल कंपाउंड बेसिकली होता क्या है कि जो आप सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, कि जब क्रिस्टल लैटिस होता है ना, आयरन कोबाल्ट ये सब देखिएगा, इस तरह का जो बनता है, उसमें ये देखिए स्मॉल गैप है। गैप दिख रहा है ना सबको? बोलिए, ये सब गैप दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। तो इसी में स्मॉलर साइज एटम को हम रख देते हैं, तो वो जो कंपाउंड बनता है वो इंटरस्टिशियल है। जैसे NiO का कंपाउंड, अब इसमें जो बन जाएगा, समझा कि नहीं? तो इसमें जैसे आप पढ़िएगा Fe 0.93, इसमें फ्रैक्शनल में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है, इसमें रेशियो 1 नहीं रहता, फ्रैक्शन में आता है। कहीं पर लिखा रहेगा लैंथेन 1.3 लैंथेनम हाइड्राइड, इस तरह का कंपाउंड बनता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड द कंपाउंड, पहले तो ये जान लीजिए कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्यों होता है। तो कि ट्रांजिशन मेटल हार्ड होता है और क्रिस्टल लैटिस बनाता है, FCC, BCC, SCC वगैरह।
तो उस क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारी वैकेंट स्पेस होते हैं, उसमें स्मॉलर साइज नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह ही, अब लार्जर को नहीं रख सकते इसमें। तो वही कहा गया ट्रांजिशन मेटल हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज स्मॉल एटम ऑफ सर्टेन नॉन मेटल are trapped into the vacant site in their crystal lattice। यही लाइन है, यही डिफिनेशन भी हो गया, यही रीजन हुआ कि क्रिस्टल लैटिस में वैकेंट साइट होते हैं जनरली डी ब्लॉक, और सब में होते हैं लेकिन ज्यादातर जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं वो डी ब्लॉक ही बनाते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, इतना पढ़ा दिया आपको। Yes, sir. बोलिए ना, आया समझ में? हेलो Yes, sir. तहरीम और मरियम को आ रहा है? तहरीम और मरियम को? अल्लाह, ये बोल ही नहीं रही है दोनों। Yes, sir. तो तबीयत ठीक है ना आपकी मरियम? डॉक्टर क्या ना गई थी शायद? ठीक है ना आपकी तबीयत? साइंटिस्ट, थैंक यू। अब देखें, तो लिखें ट्रांजिशन मेटल हैव maximum tendency to form large number of interstitial compound because small atoms of certain non-metal are trapped into vacant site in the crystal lattice। ये वर्ड जरूर लिखिएगा, इन द क्रिस्टल लैटिस। किसका? ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इसी में ये होता है। बोलिए, कुछ समझ में आया आपको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Has everyone noted down this slide? Yes, sir. जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये प्योर ट्रांजिशन मेटल का साइज है आपका, ये प्योर ट्रांजिशन मेटल है। स्मॉल atoms such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन जैसे मिलाया गया तो ये इसमें ट्रैप कर गया। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसी को कहते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझा कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नंबर 1, द मॉलिक्यूलर फार्मूला of this compound is present in simple ratio।
सिंपल रेशियो में नहीं पाया जाता। आगे बताएं। इसलिए ड्यू टू विच दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हाँ बोलिए ना। Yes, sir. दूसरी बात, दे आर नाइदर आयोनिक नॉर कोवलेंट। दोनों के बीच का नाइदर आयोनिक नॉर कोवलेंट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ऑब्वियसली जब वैकेंट स्टेट में चला जाएगा तो दे हैव हायर डेंसिटी, मजबूती, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन प्योर मेटल। प्योर ट्रांजिशन मेटल से ज्यादा होगा। दूसरी बात, दे आर केमिकली इनर्ट, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, केमिकली इनर्ट होता है ये। बोलिए आया समझ में? ये सब इंटरस्टिशियल की परिभाषा है। आगे बढ़े जल्दी। कैरेक्टरिस्टिक्स एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. थैंक यू। आगे बढ़ें। एक लास्ट लाइन लिखिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने की वजह से क्या होती है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी घटती है। एंड डक्टिलिटी जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है वो घट जाती है। बस इतनी बातें याद रखनी है। बोलिए किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी बताइए। No, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अब हम एक छोटी सी बातें, इम्पोर्टेंट टॉपिक और मैं शुरू कर रहा हूं जो आपको बहुत काम देगा। अब एक छोटा सा हो गया, अब थोड़ा सा एक बड़ा, यही एक बड़ा पार्ट, दो बड़ा पार्ट बाकी है इसमें, वो दाएं दाएं हो जाएगा आपसे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या बताऊं आपको, समझ रहे ना आप? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नाम सुना है सारे लोग बताइएगा। बोलिए नाम सुना है इसका? Yeah. अब सुनिए, नाम जो सुना है आपने, मैं इसको बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ाऊंगा और ध्यान दीजिएगा। एक छोटा टॉपिक तो एक अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉरी। वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ब्लॉक में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, समझ रहे ना? तो इसमें कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ध्यान दीजिए। पहली बात, लिखिएगा नहीं। हम अगर 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज आराम से देखिए, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सब बताएंगे आपको। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक। कल मैंने एटॉमिक साइज जब बताया था तो 3 पार्ट बताया था आपको। आपको मालूम है साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज किया था ना? Yes, sir. डिक्रीजेस Yes, sir. सिग्निफिकेंटली। अरे सबसे बड़ी साइज स्कैंडियम था ना? हाँ, Yes, sir. डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। अच्छा ये तीनों क्या था? ये क्या था? Same. Almost same. हाँ हाँ, ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और लास्ट में आके साइज बढ़ गई थी, यही तो था 3 बात।
Yes, sir. बोली ना यार, बोलो ना। देखो और से सुनो, लॉर्ड नो रेगुलर ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, साइज साइज नहीं है, पहला नो रेगुलर ट्रेंड। और मैं तो उतना हायर आपके बैच में नहीं था, मैं पढ़ा चुका हूँ मैं, और इतने को लेवल में पूछेगा भी नहीं। गौर से सुनिए, क्यों नहीं रेगुलर ट्रेंड है? बिकॉज डिफरेंस इन साइज आर वेरी इनसिग्निफिकेंटली। डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, याद रखें। तो क्या क्यों? तो कहिए बिकॉज difference in size are very insignificantly. Did you understand? अरे बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट कोई रेगुलर ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि साइज में भी डिफरेंस जो है वो इनसिग्निफिकेंटली है, कभी घट रहा है, कभी कांस्टेंट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, इसलिए इसका रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. सर उतार ले। अरे किसी को आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? कि इतना लेट से बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्लियर? आ रही है सर। हेलो, कोई नहीं बोलना यार, आवाज आ रही है मेरी। हेलो स्टूडेंट, कैन यू जी हियर सर। मी? यस सर। अरे यार, हाँ तो ये आपको बताया गया। अब आइए, इसमें सर तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे देखेंगे? तो रेगुलर ट्रेंड है, ये बात तो हो गई। और 3D सीरीज का याद रखना, ऑर्डर अगर आपको दे दे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना टफ है, तो इसको ट्रिक्स में ही याद रख सकते हैं आप। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन, कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी जल्दी बताओ? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज। फर्स्ट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो मैंने उसमें 4 वर्ड याद रखिए। पहला वर्ड है शिव, क्रोटी, मोनिक, कोफिस, बस। चूंकि डी ब्लॉक के पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट लिखना इज टू डिफिकल्ट, चूंकि आयोनाइजेशन सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी फैक्टर हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने और बैच को तो पढ़ाया है, यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उतना आपको नहीं पूछेगा, लेकिन और सब बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑर्डर, बस इतनी बातें याद रखनी है कि यहाँ रेगुलर ट्रेंड नहीं, क्योंकि साइज मैंने लिखवा भी दिया कि साइज जो डिफरेंसेस हैं वो वेरी इनसिग्निफिकेंट है। अब आइए, शिव क्रोटी मोनिकोफिस का मतलब ये हुआ, आपको एस को उठाना है यहाँ से, और वी को उठाना है, सीआर को उठाना है, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, निकल, समझा कि नहीं? अरे बोलो ना, सी, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। तो ऑर्डर ऑफ हो गया, स्कैंडियम की साइज सबसे बड़ी, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसके बाद वेनाडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद निकल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद आयरन, सबसे ज्यादा जिंक, क्योंकि जिंक में 3D इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और आपको जरूर दे दे, आप इसमें से कोई भी 4 करके दे दे, 10 का थोड़ी ना देगा आपको निकालने के लिए, ना 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 ना, ये 1 2 10 एलिमेंट में से कुछ भी दे दे,
तो आप ये ट्रिक्स याद रखिए, शिफ्ट करोटी रफ में लिखिए और शिफ्ट करोटी मोनिक कॉपी से बना लीजिए। 3D सीरीज को मैं 12 कह रहा हूं आपको, आयनाइजेशन एनर्जी आपको डायरेक्ट इसमें से कोई दे देगा, क्रोमियम दे देगा, जिंक दे देगा, निकल दे देगा, अब क्या बताओ। अब स्टूडेंट सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने लगे, नहीं 3D सीरीज है, शिफ्ट करोटी मोनिक कॉफीज में जिंक बाद में, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, मोनिक कॉफीज है, मोनिक है तो निकिल का ज्यादा, उसके बाद कॉपर का ज्यादा, उसके बाद सीआर का ज्यादा। ये देख लीजिए आप, ये आपको देखना है। कोई भी बीच में दे देगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, शिफ्ट करोटी मोनिक कॉफी सिर्फ टाइटेनियम का नहीं होना है, वेनेडियम का आएगा, टाइटेनियम फिर क्रोमियम। शिफ्ट करोटी मोनिक कॉफी याद हुआ ये 4 वर्ड, शिफ्ट करोटी मोनिक कॉफी, शिफ्ट करोटी मोनिक कॉफी। अरे बोलो याद आया सबको? सबसे जल्दी बताओ। Yes, देखो sir. रेगुलर ट्रेंड है कि नहीं? रेगुलर ट्रेंड Yes, नहीं है, sir. ये रेगुलर ट्रेंड है। सुनो, हाँ, क्वेश्चन बनाने से मतलब है इसमें से कोई भी 4 दे दे तो आपको करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. अब आइए, बाकी ये वाला टॉपिक ड्रॉपर बैच में बहुत मैंने डिटेल में बताया। मेघना, मैंने डिटेल में बताया है ना? हेलो हेलो मेघना, जी सर। ये बेचारी बोल ही नहीं रही है। हाँ, बाकी इंफॉर्मेशन बताया था। अब 3D सीरीज में ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की होगी और हाईएस्ट आयन, ये तो आप, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको हो सकता है डायरेक्ट दे दे कि 3D सीरीज में क्या होगा। अब आइए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखने वाला है वो ध्यान दें, जो एनसीईआरटी में खुद है, तो मैं उस पॉइंट को बता देता हूँ, सारे लोग ध्यान दें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. दिमाग का सेकंड पॉइंट ये है, अब सर 3D 4D 5D में मुकाबला, तो ये तो अजीब तरह का, ये भी ट्रेंड बहुत है, लेकिन आपको जो मेन सिलेबस का पूछा जाएगा गौर से सुनिए। कल मैंने इसका साइज का ऑर्डर बताया था, 3D से बड़ी 4D, 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ये साइज का ऑर्डर था, जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा 5D, फिर 3D, फिर 4D। लेकिन कुछ में समझा कि नहीं, कुछ में ये भी होता है कि 3D भी होता है, फिर 5D भी होता है, 5D 3D भी होता है, उसके ज्यादा फिर 4D भी होता है, फिर 5D भी होता है कुछ में। लेकिन आपको बोर्ड लेवल पर पूछा जाएगा व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे मैंने इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया था, लेकिन पहले मैं इसको समझा देता हूँ, और से सुनिए दोबारा। 3D 4D 5D में साइज का ऑर्डर पूछा जाए तो 3D से बड़ी 4D 5D, तो रीजन यही बताएं। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो 5D, फिर 3D, फिर 4D, क्योंकि 3D की साइज छोटी इसलिए 5D की क्यों हुई, तो वही बताइएगा। कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इसमें, जल्दी बताओ हाँ या ना सारे लोग? भाई तो Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जल्दी बताओ सारे लोग। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, केमिस्ट्री का जहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, समझा, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना भी पड़े ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो तो एसिडिक होता है, इसलिए तो ध्यान दें कि जितना होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आपको दिलो दिमाग में सेट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपल कहना है, बिकॉज इन 5D सीरीज एलिमेंट inertial electron enters in 4f subshell, which does not screen the last electron more effectively, due to which effective nuclear charge increases and removal of electron becomes difficult। कोई बोल ही नहीं रहा है, गवाही तो दो यार, गवाही तो दो। हेलो, तो 5D सीरीज Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो आपके पास ये हो गया, तो नीचे के स्टार पॉइंट डालने 3D 4D 5D ऑर्डर ऑफ
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 5D से भरी 3D एंड 4D, मतलब ये द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of third transition series, मतलब 5D is higher than first and second, because in 5D series element last electron enter in 4f subshell which does not ऊपर पे लिख लीजिएगा, screen the last electron more effectively. तो lengthenoid contraction occurs होगा, effective nuclear charge बढ़ेगा, removal of electron difficult, ionization energy बढ़ेगा. बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये तो मैंने आपको बोर्ड लेवल सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, खासकर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज का ऑर्डर 3D 4D में ये पूछेगा. लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे स्कैंडियम, ये इंपॉर्टेंट है, और इटीरियम और लैंथेनम का पूछे तो याद है इसमें साइज ऑर्डर में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा था, याद आया? Yes, बोलो, sir. स्कैंडियम की साइज से बड़ी इटीरियम लैंथेनम. तो गौर से सुन लो, तो ऑर्डर ऑफ यान एज यूजुअल होगा, ये एकदम अच्छे से एकदम उल्टा हो जाएगा, स्कैंडियम का ज्यादा, इटीरियम लैंथेनम, ये जरूर पूछ देगा. इसमें 5D 3D वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा. ये देख लो सारे लोग प्लीज. एनी प्रॉब्लम? अरे बोले हाँ या ना. कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है यार, कुछ तो बोलो. Yes, sir. अच्छा, ये एनसीईआरटी लिखता है, ये एनसीईआरटी जो लिखता है कि 5D का 3D से ज्यादा 4D से ज्यादा है, ये लिखने का नहीं है. जो ड्रॉपर बैच है मैं उनको याद करा रहा हूँ, ये 7 ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 11 ग्रुप, 12 ग्रुप के लिए वैलिड है. बाकी के लिए फिर ऑर्डर हो जाता है 5D. इसलिए कहते हैं ना डी ब्लॉक बहुत ही खतरनाक सीरीज है. 3D ये ग्रुप किसके लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, और क्या बचा इसमें 10. ये बताया था ड्रॉपर बैच को, जल्दी बताओ हाँ या ना. Yes, अरे sir. बताओ, ड्रॉपर बैच को Yes, बताया था यार, सब गवाही तो दो यार. हाँ हाँ, एनसीईआरटी ने सिर्फ लिखा है कि भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की ज्यादा है, लेकिन ये रूल वैलिड है 7. तो आपको बोर्ड लेवल पूछा है तो उसी बोर्ड लेवल के लिहाज से आंसर दे दें, बट दिस ग्रुप इज 7, 8, 9, 11, 12, इसके लिए ही वैलिड है. लेकिन इतना नहीं पढ़ना है, बोर्ड में इतना नहीं पूछेगा. बोर्ड में बस ये पूछेगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, फर्स्ट एंड सेकंड से क्यों ज्यादा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. दूसरा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइज का ऑर्डर है, वही उसका उल्टा ऑर्डर होगा जो एज यूजुअल होता है, तो इस पर खास ध्यान देना है. बताओ, सबको समझ में आया आयोनाइजेशन एनर्जी? एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताएं. तहरीम और मरियम को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए. No, sir. हाँ, एक दफा और मैंने ये कहा कि 3D सीरीज में साइज इनसिग्निफिकेंटली डिफर करता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रेगुलर नहीं है. पहली बात तो सर हम इतना कैसे हम याद रखेंगे, रेगुलर ट्रेंड नहीं है. तो इसको आप शिव कोरोटी मोनिक ऑफिस से याद रखिए. ये बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल सब बच्चे एकदम अच्छे से याद कर लें. इन बीच में से कुछ भी पूछ सकता है आपको. शिव कोरोटी मोनिक ऑफिस, और ये याद रखिएगा आ रहा है.
उसके बाद बताया गया कि 3D 4D 5D में किसकी एनालिसिस तो 5D की है, 3D है, क्यों लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन ये रूल अगर साबित है तो वो 7 8 9 11 12 के लिए है। समझा कि नहीं? आप उतना तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो सब बच्चे हैं रसगुल्ला बैच के उनको पढ़ाया गया। बताइए एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े सारे लोग, बताइए एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. ये मैंने रिवीजन करा दिया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए आप सारे लोग। अब आइए इसकी नेक्स्ट छोटी सी प्रॉपर्टीज है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आपसे एग्जामिनर पूछेगा। आप देखिए ऑर्गेनिक में आप लोग 11 12 सब पास हैं कि ऑर्गेनिक में भी आप देख लीजिए मोस्टली जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है वो ट्रांजिशन मेटल होता है, आयरन कोबाल्ट निकेल या उसके कंपाउंड। पी ब्लॉक में भी तुम देख लो आयरन है, किसी में डीकेन्स प्रोसेस में CuCl2 है, हैबर्स प्रोसेस में आयरन वगैरह है, ऑस्टवाल प्रोसेस में प्लैटिनम है। ये सब डी ब्लॉक। क्वेश्चन वही पूछेगा कि जनरली कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं वो ट्रांजिशन क्यों शो करती हैं। तो उससे पहले कि ये बताया जाए, ये तो बात सबको समझ में आएगी ना, ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड होते हैं जनरली, ये तो बात सबको समझ में आएगी, हाँ या ना? अरे बोलो सारे Yes, लोग। sir. हाँ हाँ, तो इतना तो तुम पढ़ चुके हो, पी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हो, ऑर्गेनिक में तो तुम पढ़ ही चुके हो। तो ऑर्गेनिक में भी तुम देखो लोग जितने कैटलिस्ट हैं मोस्टली वो डी ब्लॉक के हैं या उसके कंपाउंड हैं। पहले आओ कि ऐसा क्यों होता है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होने के लिए क्या शो करना चाहिए। पहली बात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पी एस ब्लॉक के मेटल क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। डी ब्लॉक वेरिएबल होते हैं। तो सर वेरिएबल से क्या होगा? गौर से सुनो। जैसे कि मिसाल लो कि ये जो तो हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं बेसिकली कि SO2 + O2 जो SO3 बनाता है, बेसिकली ये वेनाडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? तो ऑर्गेनिक, चलो मैं एक ऑर्गेनिक का भी एग्जांपल, पहले इनऑर्गेनिक है। पहले कैटलिस्ट क्या करता है, किसी एक रिएक्टेंट से मिलकर इंटरमीडिएट बनाता है। V2O5 सॉरी V2O5 जो है किसी एक रिएक्टेंट से मिलकर, हाँ V2O5 + SO2 जो है ये V2O4 + SO3 बनाएगा। अब फिर ये जो इंटरमीडिएट है वो हाफ O2 से कंबाइन करके V2O5 बनाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो यही रिएक्शन बचेगी। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ V2O5 में +5 या V2O4 में +5 इंटरमीडिएट बनाना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो होनी जरूरी है कि इंटरमीडिएट का बनना वो तभी बनेगा जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। ये कैरेक्टरिस्टिक जनरली डी ब्लॉक में होती है। तो पहला रीजन ट्रांजिशन मेटल या उसके कंपाउंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपको ऑप्शन भेज देगा। पहला रीजन ये है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी वजह से क्या होगा कि ड्यू टू विच इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्या ये पहला रीजन सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. कोई नहीं बोला आया समझ में? ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए। आप पहले इस तरह लिखिए कि ट्रांजिशन मेटल और their compound shows
बोलो, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताएं। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। डन सर। Yes, sir. चूंकि तुम अभी पढ़े कि ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी जानते हो कि इस ब्लॉक मेटल से ज्यादा होती है, तो ये भी पढ़ोगे, या जो लोग जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री जो पढ़ा है आपने, कैटेलिक की दूसरी प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपने सरफेस के ऊपर चीज को एडजॉर्ब करता है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े होगे। अब तुम ये भी पढ़िए, जो होता है इसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। तो सभी कैटेलिस्ट जो होता है वो सरफेस प्रोवाइड करता है, खासकर गैस जो होता है वो बहुत एडजॉर्ब होता है इसके सरफेस पर। तो ये जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो मुझसे सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हैं, कि गुड एडजॉर्बेंट जो होता है वो सॉलिड होता है। उसमें मैंने 3 नाम बताया था, मेटल, सॉलिड मेटल, मेटल ऑक्साइड एंड सिलिका जेल आर गुड एडजॉर्बेंट। इसलिए सॉलिड जो फाइनली डिवाइड, फाइनल छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में जब करेंगे, जब किसी सॉलिड को छोटे छोटे टुकड़े में रखेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो एडजॉर्प्शन की भी रेट बढ़ेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होने की कंडीशन होती है पहली कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। एक ही लाइन में इतना तो मैंने लिखा है, बोर्ड में इतना लिखना नहीं है, इतना थोड़ी ना लिखा रहेगा, सिंपल ये लिखा रहेगा वेरिएबल। वो तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए लिखता हूँ। आप सिंपल लिखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल। ऑप्शन में भी इसी तरह लिखा रहेगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होने के लिए है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करता है, और एडजॉर्ब के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है। और ज्यादा कब होगा, जब वो सॉलिड हो और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हो। तो ये ट्रांजिशन मेटल इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म shows greater surface area and absorb more reactant molecule on its surface। तो दूसरा रीजन है absorption capacity, more surface area in finely divided form। Did you understand everyone? Yes, यार sir. कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरिएबल। तो दूसरा पॉइंट लिख लो डिटेल में कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म shows greater surface area and absorb more reactant molecule on its surface। बोलिए, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, Yes, sir. हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं। यस, एनी प्रॉब्लम? No, sir. यस। अब एक छोटा सा टॉपिक, इसका कुछ पार्ट में ग्रुप 17 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैंने कहा था डी ब्लॉक में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट डालो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नाम सुने हो? एसआरपी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हो? और बोलो। Yes, sir. ये ग्रुप 17 में, हाँ ये ग्रुप 17 में मैंने पढ़ाया था फ्लोरीन और क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा है, फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब गौर से सुनो अच्छे से, यहाँ मेटल है वहां नॉन मेटल था। तो देखो एसआरपी जो है, मैं जल्दी से पढ़ाऊंगा इसलिए कि ये सब पढ़ाया जा चुका है। एसआरपी टोटल एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। टोटल एंथैल्पी होती है, वहां था मैंने लिखवाया था बॉन्ड एंथैल्पी, यहाँ बोलोगे सब्लिमेशन एंथैल्पी। वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, तो यहाँ लिखोगे आयोनाइजेशन, क्योंकि मेटल है। अब तीसरा टर्म था ना हाइड्रेशन एंथैल्पी। बताओ ग्रुप 17 में लिखवाया था कि जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir.
कोई बोल ही नहीं रहा यार, गवाही दो जल्दी, हाँ या ना, जल्दी गवाही दो। हाँ अरे कोई बोलता ही नहीं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं, एकदम नकारा बैच है यार। मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप 17 में पढ़ाया गया वहाँ। और याद रखो सब्लिमेशन पॉजिटिव में आती है, आयोनाइजेशन पॉजिटिव में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव में आती है। इसलिए साबित हुआ कि हाँ लोअर द वैल्यू, चुपिए अब क्या, अभी मैं पूछा तो नहीं यस सर बोलने के लिए। मेरी आवाज क्या किसी को क्लियरली एंड लाउडली नहीं आ रही? कितना लेट से बोल रहे हैं सर? कैन यू हियर मी क्लियरली एंड लाउडली? जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा आप सुनिए, तो ये पहले याद रखिए अच्छे से, इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। ये बात याद रखिए कि लोअर द वैल्यू ऑफ SRP becomes low, so important, and stability of ion in solution increases। खुद सोचो, स्टेबिलिटी के लिए टोटल एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन याद रखो स्टेबिलिटी SRP अगर